हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो लेसन चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की संरचना में मैंने बेसिकली आपको तीनों भाग करवा दिए थे कल। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो में सॉरी कल क्या, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तीनों भाग करवा दिए थे कि पृथ्वी की जो संरचना है इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भूपर्वतीय या भू आवरण, फिर मेंटल, फिर क्रोड। फिर उसके बाद में देखिए अपना जनरल स्ट्रक्चर। अब कुछ चीजें वो भी देखते हैं जो बुक में शायद कमी लिखी हुई होती है, लेकिन ये चीजें आपको लिखनी भी है एग्जाम में। तो अब देखिए पृथ्वी बन गई। पृथ्वी की संरचना के अंदर देखिए कि जो पृथ्वी होती है यह कैसी होती है। पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार। ठीक है, पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी जो है वह गोलाकार होती है। तो पृथ्वी की जो संरचना है वह है इस तरीके से गोलाकार होती है, गोल होती है। ठीक है, जिसका मुख्य मध्य भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और पृथ्वी जो है वह गति करती है, यह लगातार सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो पृथ्वी की जो, ठीक है, तो ये है सूर्य, यह है सूर्य। और इस सूर्य के चारों तरफ जैसे कि नाभिक के चारों तरफ परमाणु करता है, वैसे ही यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर काटती रहती है। और इसका एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है और पृथ्वी सूरज के साथ चारों तरफ चक्कर काटती है। तो हमें चंद्र बस इतना ही है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। हमें अब आगे चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है, नहीं सूर्य से, केवल हमें पृथ्वी की बात चल रही है। तो पृथ्वी की जो गति है यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की जो गति है वह दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। दूसरी होती है परिक्रमण गति। एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी जो होती है यानी रोटेशन अपनी जगह पर भी घूर्णन करती है। ठीक है, सूरज के चारों ओर के अलावा अपनी जगह पर भी घूमती है। इस तरीके से घूमती हुई चलती है पृथ्वी। ठीक है, तो अपनी जगह जो घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन गति। और स्टूडेंट्स यह 24 घंटे की होती है, यानी कि एक 24 घंटे में पृथ्वी अपनी गति कंप्लीट कर लेती है, अपनी गति पूरी कर लेती है अपनी जगह के ऊपर। फिर दूसरी आती है स्टूडेंट्स परिक्रमण गति, यानी कि जो पृथ्वी है वह सूरज के चारों तरफ एक लगातार चक्कर लगाती है। और पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, जिसको वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दिन। और इससे क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं। ध्यान रखो, इससे दिन बनते हैं, इससे वर्ष बनते हैं। इसके अलावा इससे ऋतुएं भी बनती है। इससे क्या बनती है? ऋतुएं भी बनती है, जैसे वर्षा ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु। ये किससे बनती है? परिक्रमण गति से ही बनती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आगे स्टूडेंट्स, कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें देखिए एक आपको यह तो बताया था कि पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार है, एक ग्लोब के रूप में है। आपने कभी ग्लोब देखा हो तो देखिए, तो इस गोलाकार के अंदर आप देखो कि यह पृथ्वी इस तरीके से आपस में बटी हुई रहती है। तो यह इस तरीके से जो क्षैतिज लाइनें बटी हुई रहती है इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पृथ्वी का ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण ये ईस्ट यानी पूर्व, और पश्चिम ये साउथ। तो इस प्रकार से यह 0 डिग्री, ठीक है, इसको कहते हैं अर्धांश। 0 डिग्री अर्धांश। तो इसको दो भागों में बांटता है, 0 डिग्री अर्धांश। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद में ये है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से यानी कि जो पृथ्वी होती है इस पर क्षैतिज लाइनें पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और यह अक्षांश हमारा जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्या बनाती है, ये जलवायु बनाती है। इसके अलावा इस पर कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें भी पाई जाती है। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, आपने ग्लोब में भी पढ़ा होगा, ग्लोब भी देखा होगा, तो इसमें आपने देखा होगा ये ऊर्ध्वाधर, ये जो क्षैतिज लाइनें इनका नाम है अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनका नाम है देशांतर। ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 90 डिग्री से स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं देशांतर। ये दो देशों के बीच में समय का निरूपण करती है। ठीक है, समय का निरूपण करने का कार्य करता है कौन, देशांतर। तो ये हो गए स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो स्टूडेंट्स ये हो गई पृथ्वी की संरचना। अब देखिए पृथ्वी की जनरल संरचना के बारे में। अब देखिए फिर उसके बाद में कि जब पृथ्वी बनी, आपको बताया था पहले गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, तो बाहरी वातावरण, पृथ्वी का बाहरी भाग वातावरण के संपर्क में होने के कारण ठंडा हो गया, अंदर का तापमान गर्म था 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से पृथ्वी अचानक ठंडी होने के कारण, यानी तापमान में अंतर होने के कारण थोड़ी चटक गई और कुछ प्लेटों में डिवाइड हो गई। इनका नाम दिया विवर्तनिक प्लेटें। इनका क्या नाम दिया, इन प्लेटों का क्या नाम था, विवर्तनिक प्लेट, विवर्तनिक प्लेट। ठीक है, ये कितने भाग में, विवर्तनिक प्लेटों में डिवाइड हो गई, और जो आज पृथ्वी है इसमें यह कुल 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। ध्यान रखना, पृथ्वी की संरचना के अंदर कितनी प्लेटें पाई जाती है, 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी पृथ्वी की कितनी विवर्तनिक प्लेटों में रहती है, 29। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, 29 विवर्तनिक। और यह 29 विवर्तनिक प्लेटों के कारण ही पृथ्वी में भूकंप आते हैं, कि यह पृथ्वी की जो विवर्तनिक प्लेटें हैं यह हल्का सा खिसक जाती है, हल्की सी जब इसमें गति हो जाए, यानी लगभग हमारे नाखून बढ़ता है ना, नाखून की गति होती है, बस इतनी सी गति अगर इसमें हो जाए तो ही भूकंप आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी की संरचना के बारे में टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर देखिए आगे अपन देखते हैं और कि पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, तो ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र। नेक्स्ट है पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र। पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र कि जो पृथ्वी है यह पृथ्वी के अंदर लगातार ऊर्जा काम करती रहती है। ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर लगातार ऊर्जा तंत्र कार्य करता रहता है, इसी कहते हैं पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार का ऊर्जा तंत्र होता है, एक ऊर्जा तंत्र पृथ्वी के बाहर कार्य करता है और दूसरा अंदर की तरफ कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये इसका अंदर का करोड़ वाला भाग है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के अंदर ये करोड़ वाला भाग है, तो एक ऊर्जा इसके बाहर कार्य करती है और एक अंदर। तो जो अंदर कार्य करती है उसको कहते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, इसको कहते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। और जो बाहर कार्य करती है पृथ्वी के उसे कहते हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। क्या कहते हैं, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आंतरिक
विवर्तनिक शक्ति, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति। तो देखिए आंतरिक विवर्तनिक शक्ति क्या होती है, यानी कि ऐसी शक्ति जो पृथ्वी के अंदर ही रह करके कार्य करती है, उसे हम कहते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्ति। ये मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है। तो देखो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करे, उसे हम कहते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्ति। अब देखिए आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के अंदर दो प्रकार की आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो पृथ्वी के अंदर ही कार्य करती है, उसे कहते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्ति या इंटरनल मोल्डिंग फोर्स। यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो होती है यह दो प्रकार की होती है। एक तो है लंबवत और दूसरा है क्षैतिज, यानी कि एक तो कार्य करती है पृथ्वी की सतह के लंबवत और दूसरी करती है क्षैतिज। यानी पहली तो है इस तरीके से, यह है क्षैतिज, क्षैतिज, और दूसरी है लंबवत। लंबवत भी दो प्रकार की होती है, एक तो है क्षैतिज और दूसरी है लंबवत, ठीक है। ये तो है क्षैतिज दिशा में और दूसरी है लंबवत। लंबवत भी दो प्रकार से कार्य करती है, पहली बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। दूसरी है, पहली है बाहर से अंदर की तरफ और दूसरी अंदर से बाहर की तरफ। दो प्रकार की कार्य करती है, एक तो बाहर से अंदर की तरफ कार्य करती है, ठीक है। एक तो बाहर से अंदर की तरफ कार्य करती है और एक ये है लंबवत, और एक अंदर से बाहर की तरफ लंबवत प्रकार की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। ये लंबवत है। तो देखिए एक तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले है लंबवत। लंबवत आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, लंबवत जो सतह की लंबवत होती है, ठीक है। तो जो शक्ति बाहर से अंदर की तरफ कार्य करती है, ठीक है, कि जो लंबवत शक्ति बाहर से अंदर की तरफ कार्य करती है, उस शक्ति के कारण क्या होगा कि जो पृथ्वी का भाग है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ करता है तो क्या होता है, पृथ्वी का भाग अंदर की तरफ धंस जाता है और क्या बनता है, जैसे गहरी गहरी खाड़ियां बनती है, समुद्र बनते हैं, समुद्र बनते हैं, इसके अलावा महासागर बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का भाग अंदर की तरफ चला जाता है, एक खड्डा सा बन जाता है जिससे ये चीजें बनती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए और तो इसमें चलो इससे क्या बनती है, देखिए गहरी गहरी खाड़ी, घाटियां, समुद्र, ठीक है, समुद्र, महासागर, ये किससे बने हैं, इसी शक्ति के कारण बने हैं। और दूसरी है लंबवत शक्ति जो अंदर से बाहर की तरफ कार्य करती है। तो जो शक्ति अंदर से बाहर की तरफ कार्य करेगी, इससे तो जब ये शक्ति अंदर से बाहर निकलेगी तो पृथ्वी के कुछ भाग को ऊपर लेके उठेगी, जिससे क्या बनते हैं, बड़े बड़े पर्वत बनते हैं, पहाड़ियां बनती है, ठीक है, टापू बनते हैं, द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यह शक्तियां कार्य करती है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ उठेगी जैसे समुद्र में करती है, तो समुद्र में बाकी में तो गहरा भाग रहता है और एक भाग ऊपर उठ जाता है जिसे आप द्वीप कहते हो। देखो समुद्र में जो द्वीप है, टापू है, टापू बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसे बने, ऐसे ही तो बने, पहाड़ भी इसी शक्ति के कारण बने, इसी शक्ति का परिणाम है। फिर नेक्स्ट है क्षैतिज। जो क्षैतिज शक्ति होती है स्टूडेंट्स, यह शक्ति जो पृथ्वी सतह के समानांतर कार्य करती है, ठीक है। यह पृथ्वी सतह के समानांतर कार्य करती है, जिसको क्या कहते हैं, क्षैतिज आंतरिक शक्ति कहते हैं। और यह एक विनाशकारी शक्ति होती है, ध्यान रखना। ये तो एक निर्माणकारी, इससे विनाश नहीं होता है, इससे क्या होगा, विनाश पैदा होता है। तो यह एक विनाशकारी शक्ति होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर अगर इस प्रकार की शक्ति जब भी कार्य करती है तो इससे पृथ्वी पर विनाश की का कार्य ही होता है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इस प्रकार की प्रोसेस होती है।
तो अपन इसी शक्ति के परिणामों के, क्योंकि ये तो हमारे कोर्स में है नहीं लंबवत का, तो क्षैतिज शक्तियों के बारे में हमारे कोर्स में है, तो हम क्षैतिज शक्तियों के परिणामों के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वोल्केनो। वोल्केनो पहले जब आता था तो लोगों को ज्ञान नहीं था और लोग इसको ईश्वरीय आपदा मानते थे। कई लोग तो ऐसा भी करते थे कि ईश्वरीय आपदा है, लोग इसकी बलि भी देते थे इसके को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब साइंस का विकास हुआ तब इन चीजों के बारे में पता चला। यानी ज्वालामुखी यानी मुंह से ज्वाला निकलना, मतलब समझो ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, मुंह से ज्वाला का निकलना। ठीक है, तो सबसे ज्वालामुखी, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वोल्केनो, क्योंकि सबसे पहले इसे वोल्केनो द्वीप पर देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या है, वोल्केनो रखा गया। अब देखिए कि वोल्केनो यानी कि इसमें क्या होता है। अब होता क्या है, देखो जो पृथ्वी है ये एक ठोस है, लेकिन पृथ्वी के अंदर मेग्मा लावा वगैरह रहता है और तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो यह लावा बस ये कोशिश रहती है कि बाहर निकलने की, क्योंकि गर्म रहता है और गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है, तो यह ऊपर उठने की रहती है। और जमीन का जब कोई भाग कमजोर रह जाता है तो उस भाग को फोड़ करके, उस भाग को काट करके यह लावा बाहर निकलता है, आग, धुआं, राख के साथ, एक ब्लास्टिंग के साथ। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्यादातर पहाड़ी एरियाज में यह होता है। इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। इस तरीके से ये पहाड़ है और यहां से यह ज्वालामुखी फूटता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में आग, लावा, प्रदूषणकारी गैसेज, राख, धुआं इस प्रकार से उठता है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी से लाभ और हानि। अब अपन आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी के लाभ क्या है और हानि क्या है। तो लाभ और हानि के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ज्वालामुखी के से हानियां देखते हैं। हानियां सबको पता है कि जब इससे क्या निकलती है, धुआं निकलती है, आग निकलती है, लावा यानी पिघले हुए पत्थर जो होते हैं ना, जिसको लावा कहते हैं, तो जब ये पिघले हुए पत्थर बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो खेतों में पहुंच जाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग के साथ आग निकलती है, तो इससे जनधन की बहुत ज्यादा हानि होती है। इसके अलावा भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, भूमंडलीय तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर समुद्री किनारे पर हो तो इसके अलावा समुद्र में गिरते रहते हैं, और समुद्र में गिरने के कारण समुद्र का पानी को भी गर्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, समुद्री जीव भी मर जाते हैं। तो ये नुकसान होता है ज्वालामुखी के कारण। अब है इसके फायदे। फायदे देखो कि ज्वालामुखी जब फटता है तो इसके अंदर से कुछ एक्सपेंसिव चीजें, कुछ मूल्यवान धातुएं भी निकलती हैं। इसके अंदर से जो निकलने वाली मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वो चारों तरफ खेतों में फैल जाती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जब यह लावा ठंडा होकर के सूखता है तो आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आग्नेय चट्टान बन जाता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और इससे जो भी मिट्टी वगैरह निकलती है वो उपजाऊ होती है। तो ये है ज्वालामुखी के उपयोग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ज्वालामुखी का टॉपिक कंप्लीट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट्स भूकंप। फिर आगे देखते हैं अपन भूकंप। ये डायग्राम स्टूडेंट जरूर बना लेना बुक ज्वालामुखी का। ठीक है, ये चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है ना। धुआं प्लस राख। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अर्थक्वेक यानी भूकंप। नेक्स्ट करते हैं अपन भूकंप।
अर्थक्वेक। तो नेक्स्ट है भूकंप। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सुनामी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन भूकंप न करके सुनामी के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट टॉपिक ये बचेगा भूकंप का, अपन इसके बाद में कर लेते हैं, पहले सुनामी कर लेते हैं। सुनामी। तो देखिए सुनामी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि आखिर होता क्या है सुनामी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सुनामी आखिर होता क्या है। तो सुनामी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सुनामी के बारे में लगभग लोग ये सोचते हैं कि समुद्र का पानी जमीन पर आ जाता है, तो वो तो बाढ़ भी हो सकती है, यानी लोग डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, तो वो तो बाढ़ भी होती है, ठीक है। लेकिन सुनामी का मतलब क्या होता है। तो देखिए सुनामी कहते हैं कि जब समुद्र के अंदर, मैं एक बार इसका एक डायग्राम बना लेता हूं, ये जमीन है और ये मान लो महासागर है कोई, ये महासागर है, ठीक है। जब किसी महासागर के अंदर, जब महासागर के अंदर भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो जब महासागर के अंदर भूकंप आता है तो जिससे बहुत ज्यादा ऊंची लहरें उठती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और ये लहरें बहुत खतरनाक होती है, मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। अब देखिए कैसे कि यह जब महासागर के अंदर सुनामी यानी भूकंप आता है तो इसकी लहरों की दो प्रकार की गति होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। या तो लहरें जमीन से समुद्र की तरफ जाएगी या लहरें समुद्र से जमीन की तरफ आएगी, दो प्रकार की गति होती है स्टूडेंट्स। या तो लहरों की गति यानी कि जो भूकंप है, भूकंप की दिशा या तो यूं रहेगी समुद्र की तरफ, तो सारी की सारी लहरें इधर चली जाएगी, या फिर जमीन की तरफ, तो लहरें किधर आएगी, जमीन की तरफ आएगी। और ज्यादा नुकसानदायक ये ऊपर वाली होती है कि जब लहरों की गति किधर होती है, जमीन की तरफ, क्योंकि फिर समुद्र का पानी एक साथ फुल फोर्स के साथ पूरे के पूरी ताकत के साथ जमीन की तरफ आता है और आने वाले मार्ग में किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। आने वाली जितनी भी चीज है इसके रास्ते में आती है उसको तोड़ देता है, ठीक है, उसको नष्ट कर देता है। तो ये होता है सुनामी का परिणाम। एक बार आया भी था अपने इंडिया के अंदर, तमिलनाडु और इस साइड में जो कोस्टल एरिया है, सीमावर्ती एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत भयंकर सुनामी आई थी। तो सुनामी की मैंने जनरली आपको बता दी है, बस इतना ध्यान रखना कि यह जो विवर्तनिक शक्ति है, यानी कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है, इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भूकंप। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है भूकंप। तो देखिए अब भूकंप के बारे में अपन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, भूकंप चल रहा था, तो जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, भूकंप यानी भू प्लस कंप। भू यानी भूमि में होने वाला कंपन, भूमि में होने वाला कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ये चीज तो सबको पता है भूकंप, क्योंकि हर इंसान ने ये चीज कभी ना कभी अपने जीवन में फील की हुई होगी, महसूस की हुई होगी कि भूकंप आखिर होता क्या है। यानी कि धरती में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। और जिस जगह के ऊपर जमीन में यह भूकंप की कंपन की स्टार्टिंग होती है उसे केंद्र बिंदु यानी एपिसेंटर कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, उसे कहते हैं एपी सेंटर यानी कंप बिंदु, ठीक है। कभी भी भूकंप आते हैं तो ये शब्द आपको टीवी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। एक तो एपी सेंटर जरूर बताते हैं कि जहां से स्टार्टिंग होती है,
ठीक है, तो जहां से मुख्य बिंदु जो होता है, ठीक है, किसका, भूकंप का, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए भूकंप का मापन। भूकंप का जो मापन है वो रिएक्टर स्केल से किया जाता है, ध्यान रखना। भूकंप का जो मापन है वो रिएक्टर स्केल, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और भूकंप के मापन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है भूकंप मापी। भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं इसको, सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी भी कहते हैं। तो यह भूकंप मापी क्या करता है, भूकंप मापन के लिए उपयोग में किया जाता है कि कितना भूकंप आया है, और इसकी पैमाना क्या होता है, रिएक्टर स्केल होता है। अब आगे देखते हैं अपन, देखिए कि इनकी देखिए जो तीव्रता होती है, रिक्टर स्केल जो होता है, ठीक है, जो रिक्टर स्केल है, आप इसको रिक्टर स्केल भी लिख सकते हो। तो रिक्टर स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 10 तक होती है, ठीक है, कितनी होती है, 0 से 1 से 10 तक होती है। अब देखिए इसकी पैमाना अपन ऐसे मान ले कि यदि रिक्टर स्केल 4, 5.5, 6 और 7 है, ठीक है, यदि भूकंप 4 रिएक्टर स्केल तक का आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, हल्का, ठीक है। जब भूकंप की तीव्रता 4 या 4 से ऊपर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हल्के भूकंप कहेंगे। जब भूकंप की तीव्रता 5.5 या इससे ऊपर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रबल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रबल कहेंगे। फिर उसके बाद में यदि इसकी तीव्रता 6 से ऊपर है तो इसको हम कहेंगे विनाशकारी। इसको हम क्या कहेंगे, विनाशकारी भूकंप कहेंगे। और जब इसकी तीव्रता 7 से ऊपर हो तो इसको सर्वनाशी कहेंगे। इस भूकंप को सर्वनाशी कहा जाता है, ठीक है। तो यह है रिएक्टर स्केल, ठीक है। तो ध्यान रखना कुछ कुछ खास खास एपिसेंटर जहां से भूकंप का स्टार्ट होता है। मुख्य पॉइंट, उपकरण का नाम क्या है, भूकंप मापी, रिक्टर स्केल, यानी इस पैमाने पर इसको मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि भूकंप का आने का कारण, आपको शुरू में पृथ्वी की संरचना में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वह 29 विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित होती है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो 29 विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित होती है, ठीक है। तो यह 29 प्लेटों में से कोई भी प्लेटें जो आपस में टकराती है, ठीक है, यह जब आपस में टकराती है तो भूकंप की स्थिति पैदा होती है। इन 29 में से 6 प्लेटें ऐसी है जो सबसे ज्यादा भूकंप के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब देखिए इस आधार पर हम कई जोखिम वाले क्षेत्र भी डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। तो ये जो भारत का जो मैप है स्टूडेंट्स, इस भारत के मैप के अंदर आपको पता है ये जो उत्तरी भारत है, ठीक है, ये इस साइड का तिब्बत, नेपाल वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कम जोखिम वाले क्षेत्र, कुछ ऐसे भी भारत में क्षेत्र है जो कम जोखिम वाले क्षेत्र है जहां भूकंप बहुत कम आते हैं, जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि कम भूकंप आते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि कोलकाता है, कोलकाता को भी कम जोखिम वाला क्षेत्र माना गया है, लेकिन 1737 में एक बार कलकत्ता के अंदर भूकंप आया था। उस समय लगभग माना जाता है कि 3 लाख के करीब लोग मारे गए थे। तो ऐसा हम इसको एक पैमाने के आधार पर नहीं मान सकते। इससे पहले भी 2001, 26 जनवरी 2001 में आया था भूकंप, जो गुजरात के भुज और कच्छ एरिया में, तो उसकी जो तीव्रता थी वो 7 से ऊपर ही थी, सर्वनाशी, यानी पूरा का पूरा जो एरिया है, जो भुज और कच्छ का एरिया है, उसको तबाह कर दिया इस भूकंप ने। तो स्टूडेंट्स अपना भूकंप वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां
उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।